ऐप 60 हिंदी। अध्याय 311। अध्याय 195। दैवीय और आसुरी शक्ति, शाश्वत धिक्कार, दैत्य सीन की तीक्ष्णता। जब जियाओबाई बर्बर वंश के तीसरे चरण में प्रवेश कर गया तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नथुनों से गर्म हवा के छींटे निकलने लगे। उसके खुर जमीन में जोर से धंसने लगे, जिससे धूल का एक गुबार उठने लगा। एक गगनभेदी गर्जना के साथ जियाओबाई ने अपनी सारी ताकत अपने दो सींगों में इकट्ठा की और एवरग्रोव वाइवनस्पायर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। हजार छायाओं के अवशिष्ट छायाओं का एकीकरण। ये देखकर एवरग्रोव वाइवनस्पायर ने जल्दी से हाथ के संकेत बनाए और मंत्र पढ़े। एक पल में ऊपर लगे पेड़ मानो किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा बुलाए गए हों, बेतहाशा बढ़ रहे थे और फैल रहे थे। वे आपस में गुंथकर एक ऊर्जा दीवार बना रहे थे, जिससे शक्तिशाली दीप्तिमान ऊर्जा निकल रही थी। ये दीवार एक भूतिया हरे प्रकाश से टिमटिमा रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से अविनाशी प्रतीत हो रही थी। जियाओबाई ने भयंकर रूप से हमला किया। उसके शरीर में 1000 टन का बल था, जो ऊर्जा दीवार से जोर से टकराया। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और ऊर्जा दीवार की सतह पर प्रकाश तुरंत मंद हो गया, जिसके बाद दरारें दिखाई देने लगीं, जैसे कि कांच टूटने से पहले कोई संकेत हो। क्षण भर में ही ब्रह्मांड की सभी चीजों से आशीर्वाद प्राप्त ऊर्जा दीवार ने एक बार फिर अपनी मरम्मत कर ली। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। क्या राक्षस है! नियू ने अभी जो चाल चली है, गाओबेन उसे पहले एक राउंड भी नहीं झेल पाया था। यदि ब्रह्मांड में सभी चीजें न भी हों तो भी इसके विरुद्ध लड़ाई संभव हो सकती है। हाँ, ब्रह्मांड में सभी चीजें अजेय हैं, बस एक ही स्तर पर नहीं है। लोग हक्के बक्के रह गए। जियाओबाई को रोकने के बाद ऊर्जा दीवार तुरंत बदल गई और दो वृक्ष आत्माओं में बदल गई, जिन्होंने जियाओबाई पर हमला शुरू कर दिया। जियाओबाई तेजी से एक कदम पीछे हटी और उसी समय लिटिल फॉक्स का फ्लेमिंग स्टॉर्म ठीक समय पर आ पहुंचा, जिससे जियाओबाई को भागने में मदद मिली। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस बार जेड शैडो वुड स्पिरिट ने वास्तव में उन दो ट्री स्पिरिट से हमले की रणनीति उधार ली थी, केवल एक पत्ते को जियाओबाई के बैल के सिर से चिपके हुए देखने के लिए। अगले ही पल जियाओबाई की मानसिक स्थिति अचानक सुस्त हो गई। ये देखकर नीचे बैठे दर्शकों का दिल भारी हो गया, लेकिन प्राचीन शीजुन साम्राज्य के दर्शक उत्साह में जोर से चिल्लाए। माजोरी अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने दोनों स्पिरिट बीस्ट्स की टीम वर्क की प्रशंसा की। उन्हें अस्थायी रूप से जियाओबाई को दबाते हुए देखना, लेकिन तुरंत अपना ध्यान लिटिल फॉक्स पर केंद्रित करना। फिर भी लिटिल फॉक्स ने उनसे कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया की, क्योंकि वह पहले ही बहुत दूर जा चुका था, लेकिन इस समय उसे कोई डर नहीं था। इसने पहले से ही इन दो आत्मा जानवरों को दानव अग्नि परमाणु बम की शक्ति का स्वाद चखाने के लिए हृदय जलाने वाले अग्नि नियंत्रण को मुक्त करने की तैयारी कर ली थी। तभी अप्रत्याशित रूप से एक बैल का सिर उसके सामने आ गया। लिटिल फॉक्स दंग रह गया और फिर उसने जियाओबाई के शरीर को देखा, जो पहले से ही खून से लाल था। टियर 4। यह उस समय की सबसे मजबूत स्थिति थी जिसे जियाओबाई हासिल कर सकती थी। लिटिल फॉक्स ने राहत की सांस ली और तुरंत जियाओबाई के इरादे को समझ लिया। अराजक लड़ाई का मुख्य अंत अभी भी जियाओबाई पर निर्भर था, इसलिए उसे अपना तुरुप का पत्ता ज्यादा उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही लिटिल फॉक्स ने अपना हाथ वापस खींचा, एवरग्रोव वाइवनस्पायर दो वुड स्पिरिट्स को लेकर उड़ते हुए वुडलीफ के साथ नीचे उतरा। जेड शैडो वुड स्पिरिट, मानसिक दमन को मुक्त करें। ब्रूस को विजय निकट दिखी और उसने आदेश जारी कर दिया, जबकि लिन चेन चुपचाप नीचे से देख रहा था। लंबे समय तक साथ निभाने और लड़ाई के बाद लिन चेन ने जियाओबाई की क्षमताओं पर सटीक नियंत्रण हासिल कर लिया था। ये सही है, ब्रह्मांड की सभी चीजें वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इस समय जियाओबाई अब वह नहीं रही जो पहले थी। आदेश प्राप्त करने पर जेड शैडो वुड स्पिरिट ने दूसरी बार जियाओबाई पर मानसिक दमन जारी किया, जिससे उम्मीद थी कि जियाओबाई फिर से मानसिक सुस्ती में पड़ जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जियाओबाई दृढ़ रही। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ब्रूस आश्चर्यचकित रह गया। दर्शक भी स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? आध्यात्मिक शक्ति इसके विरुद्ध अप्रभावी क्यों थी? उसके बगल में ताओवादी झांग ठंडी हंसी हंस रहा था। जियाओबाई बर्बर रक्त रेखा को नियंत्रित कर सकता था तथा अतीतवाद द्वारा लाए गए आध्यात्मिक शरण पर काबू पा सकता था। जेड शैडो वुड स्पिरिट का मानसिक दमन वास्तव में मजबूत है, लेकिन जियाओबाई अपने टियर 4 राज्य में संभवतः इस तरह के मानसिक दमन से डर नहीं सकता है। अपने कौशल को अमान्य होते देख जेड शैडो वुड स्पिरिट को एक बुरा शगुन महसूस हुआ और अगले ही सेकंड में जियाओबाई गुस्से में आकाश की ओर दहाड़ते हुए तेजी से आगे की ओर भागी।
एक अवशिष्ट छाया, दो अवशिष्ट छायाएं, डॉट 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 17 अवशिष्ट छायाएं। ये सही है। टियर 4 में महारत हासिल करने के बाद जियाओबाई पहले से ही 17 अवशिष्ट छायाएं जारी कर सकता है। जब उसकी गति अधिकतम हो गई तो जियाओबाई ने अचानक अपने अगले खुरों को ऊपर उठा लिया। आत्मा को शांत करने वाला खुर, ब्रह्म आत्मा। एक सियान बेल पृथ्वी से फटा और दो लकड़ी आत्माओं की ओर उड़ गया। एवरग्रोव वाइवनस्पायर ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत दो वुड स्पिरिट्स को वापस बुला लिया तथा एक अन्य ऊर्जा दीवार को पुनः संघनित कर दिया। केवल ऊर्जा दीवार को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से भयानक, यहां तक कि आत्मा शांत खुर को अवरुद्ध करने में सक्षम। ब्रह्म आत्मा। कोई बड़ी बात नहीं, ब्रूस ने ठंडे स्वर में कहा। अतीत में जियाओबाई ने गाओबेन को हराने के लिए इस चाल पर भरोसा किया था और वह हमेशा इससे बचता रहा था। ब्रूस को पूरा विश्वास था कि ब्रह्मांड की सभी चीजों के साथ एवरग्रोव वाइवनस्पायर पराजित रह सकता है, उसे खोना असंभव है। मायावी आत्मा को गायब होते देखने के बाद जियाओबाई की चाल बिल्कुल नहीं रुकी। उसके मजबूत चार अंगों ने जमीन पर जोरदार लात मारी और धरती कांप उठी, धूल का एक बादल उठा। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गति काली बिजली के समान तीव्र थी। इसके सींग बर्फीली ठंडी रोशनी से झिलमिला रहे थे, मानो दो तीखे खंजर हवा के टूटने जैसी आवाज के साथ सीधे आगे की ओर चुभ रहे हों। हर बार जब खुर जमीन पर पड़ता था तो एक हल्की सी आवाज आती थी। उसका शरीर तेज गति से चलता था, जिससे एक मजबूत हवा का प्रवाह पैदा होता था, जिसकी ताकत पहाड़ों और समुद्रों को उल्टने के समान होती थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, तीव्र क्रोध से जल रही थीं। एक बार फिर ब्रह्मांड की सभी चीजों की ऊर्जा दीवार पर टकराए और कई सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और ऊर्जा दीवार की सतह पर प्रकाश तुरंत मंद हो गया। उसके बाद दरारें दिखाई देने लगीं और अगले ही सेकंड में ऊर्जा दीवार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अनगिनत ऊर्जा टुकड़े टूटते तारों की तरह बिखर गए। दैवीय और आसुरी शक्ति, शाश्वत धिक्कार, दैत्य सीन की तीक्ष्णता _2। वह टूटा, वह टूटा। इस दृश्य को देखकर कई दर्शक दंग रह गए। क्या ब्रह्मांड में सभी चीजों की ऊर्जा दीवार टूट सकती है? ये कैसा राक्षस है? ये कैसा प्रभाव है? कई बैठे हुए दर्शक तो आश्चर्य से खड़े हो गए और जियाओबाई को मूक दृष्टि से देखने लगे। एवरग्रोव वाइवनस्पायर भी पूरी तरह से स्तब्ध था। वह मदद के लिए केवल जेड शैडोवुड स्पिरिट की ओर देख पा रहा था। लेकिन जेड शैडोवुड स्पिरिट के पास केवल एक ही तरीका था, जो आध्यात्मिक शक्ति दमन था, एक दृष्टिकोण जो जियाओबाई के खिलाफ अप्रभावी था और अधिक मजबूत नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। जियाओबाई को बिजली की तरह आगे बढ़ते देख ब्रूस ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। वह जानता था कि इस मैच में उसकी हार निश्चित है। इसके बाद माजोरी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। यदि वे हार जाएंगे तो कैंगलिंग प्राचीन देश का अंत भी अच्छा नहीं हो सकता। अंतिम चैंपियन किसी भी देश से हो सकता है, लेकिन वह कैंगलिंग प्राचीन देश से कतई संबंधित नहीं हो सकता। इस विचार के साथ ब्रूस की पुतलियां लाल हो गईं, लेकिन मैदान पर तेजी से बदलती स्थिति ने उसे आगे सोचने की कोई गुंजाइश नहीं दी और वह जोर से चिल्लाया, एवरग्रोव वाइवनस्पायर, पांचवां कौशल इस्तेमाल करो। एवरग्रोव वाइवनस्पायर ने जियाओबाई को करीब आते देखा, ब्रूस का आदेश सुना और अचानक लार का एक घूंट निगल लिया। इसकी पहली प्रतिक्रिया झिझक थी। हालांकि बीस्टमास्टर के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। वह दहाड़ा, गुस्से से चिल्लाया और तुरंत ही ब्रह्मांड में सभी चीजों के वृक्षों को अपनी स्थिति बदलते हुए उसके सिर के सामने आते हुए देखा। इसके बाद ब्रह्मांड की सभी चीजों की ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी। आत्मविनाश। यह एवरग्रोव का विनाश है। इस कदम को देखकर कई लोग आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही मैदान के किनारे खड़े दो रेफरी भी बेहद सतर्क हो गए। ब्रह्मांड की सभी चीजें अत्यंत भयावह हैं। आप इसे एक विशाल ऊर्जा पिंड के रूप में समझ सकते हैं। एवरग्रोव वाइवनस्पायर को नियंत्रित करके हमला करने, बचाव करने में सक्षम है, या यहां तक कि आत्मविनाश भी कर सकते हैं। हालांकि आत्मविनाश एक कौशल से संबंधित है और यह इसका पांचवां कौशल है। ऊर्जा के हिंसक होने पर जियाओबाई पहले ही हमला कर चुका था। ठीक है, ये सब नष्ट कर दिया जाए। हा। इस समय ब्रूस की आंखें भी लाल हो गईं। अब जबकि मैच खत्म हो चुका था, उसे जियाओबाई को भी नष्ट करना था। जैसे ही ब्रह्मांड में सभी चीजें अपनी अधिकतम सीमा तक विस्तारित हुईं, जियाओबाई का आगमन हुआ। इसके सींगों ने ब्रह्मांड की सभी चीजों के वृक्षों को छुआ। शुरू में सोचा गया कि यह तुरंत प्रज्वलित हो जाएगा, अप्रत्याशित आतंक फैल गया।
केवल ये देखने के लिए कि जियाओबाई के माथे पर दिव्य पैटर्न एक काली चमक उत्सर्जित करता है, जिसके बाद दिव्य पैटर्न तेजी से घूमता हुआ ब्रह्मांड में सभी चीजों के प्राचीन वृक्ष को चीरता हुआ दिखाई देता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। ब्रह्मांड की सभी चीजों का प्राचीन वृक्ष कैसे टूट सकता है? क्या यह एक भ्रामक ऊर्जा शरीर नहीं है? हाँ, वास्तव में। कई दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके चेहरे आश्चर्य और संदेह से भर गए। लेकिन दर्शकों के बीच कुछ विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने जियाओबाई के सीन को देखकर स्पष्ट रूप से टिप्पणी की, उस दिव्य पैटर्न को देखो। यही स्थिति को तोड़ने की कुंजी है। जब कोई चीज एक निश्चित सीमा तक तीखी हो तो सभी चीजें काटी जा सकती हैं। ये शब्द सुनकर भीड़ के होश उड़ गए। क्या सभी चीजें काटी जा सकती हैं? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या ये सचमुच हासिल किया जा सकता है? ये दिव्य पैटर्न वास्तव में क्या है? मंच पर झोंगनान ने यह दृश्य देखा और जानबूझकर मुस्कुराया, जबकि उसके बगल में झांगजिन आश्चर्यचकित था। उन्होंने कभी कभी खुफिया जानकारी से यह जान लिया था कि लिन चेन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन का प्लोहॉन जानवर न केवल मजबूत होगा बल्कि असामान्यता की हद तक होगा। गुरुजी, इस सीन की शक्ति अवश्य ही। झांगजिन को कुछ बातें याद आईं। किंवदंती है कि ताइचू की उत्पत्ति के आरंभ में दुनिया में देवता और दानव थे, जो वर्तमान मानव दानवों की तरह भयंकर युद्ध में संलग्न थे। बाद में देवता और दानव धीरे धीरे नष्ट हो गए, जिससे संसार में अनेक दैवीय और आसुरी शक्तियां शेष रह गईं। एक बार मुक्त हो जाने पर ये दैवीय और आसुरी शक्तियां अनंत शक्ति का रूप ले सकती हैं। इसका बर्बर रक्त वंश वास्तव में दैवीय और राक्षसी शक्ति का हिस्सा है, इसलिए इसे नियंत्रित करना कठिन है। झोंगनान ने सिर हिलाकर उसके उत्तर को स्वीकार किया और आगे कहा, इस सीन का दिव्य स्वरूप बर्बर रक्त वंश की तुलना में दैवीय और राक्षसी शक्ति का एक उच्चतर स्तर है। क्या ये दैवीय शक्ति है या राक्षसी शक्ति? झांगजिन ने पूछा। दरअसल उसने देखा कि यह राक्षसी शक्ति थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? झोंगनान ने उत्तर दिया, चाहे वह दैवीय हो या राक्षसी, ये सब एक ही विचार का मामला है, मानवता ही मूल है। झांगजिन ने अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस थोड़ा सा सिर हिलाया। आगे पूछने के लिए डांट फटकार को आमंत्रित करेंगे। इस बीच जब वे बातें कर ही रहे थे, युद्ध क्षेत्र का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उन्होंने देखा कि जियाओबाई पूरे एवरग्रोव वाइवन स्पायर को ऐसे चीर रही है जैसे खाली हवा में चीर रही हो, और अंततः एवरग्रोव वाइवन के सिर पर टूट पड़ती है। उसी क्षण एवरग्रोव वाइवन को चक्कर आने लगा और तुरंत ही बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। तीव्र दर्द के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। हालांकि बाहर फेंके जाने से पहले इसके शरीर ने हवा में 360 डिग्री का चक्कर पूरा किया। ब्रूस ने आश्चर्य में तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। वह हार स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि आत्मसमर्पण कर रहा था। लेकिन इस समय वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। वह बस आशा कर रहा था कि रेफरी समय पर हस्तक्षेप करके उसके स्पिरिट बीस्ट को बचा लेगा। दोनों रेफरी तुरंत आगे आए और एवरग्रोव वाइवन को गिरने से पहले ही हवा में ही पकड़ लिया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए रेफरी ने गहरी सांस ली। चोटों को देखते हुए पर्याप्त पोषण और 1 वर्ष से अधिक समय की रिकवरी के बिना यह संभवतः ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि एवरग्रोव वाइवन के उगे हुए ड्रैगन सीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी गायब था। यह देखकर रेफरी ने पलटकर अविश्वास से जियाओबाई की ओर देखा। इस समय दर्शक भी मौन थे। घटनाक्रम इतनी तेजी से अचानक घटित हुआ कि वे स्तब्ध रह गए। यह न जानते हुए कि पहले किसे होश आया, किसी ने चिल्लाकर कहा, अद्भुत! एक क्षण में ही पूरा दर्शक समूह जयकारे से गूंज उठा और उसके बाद तालियों की अंतहीन गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस समय जियाओबाई की सहनशक्ति समाप्त हो गई थी और वह हल्के सींग वाले जानवर के भोले और मनमोहक नश्वर जानवर रूप में लौट आया, लेकिन दर्शकों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक विस्मयकारी बैलराजा हो। ताली बजाते हुए उन्होंने जियाओबाई के प्रभावशाली आक्रमण की याद ताज़ा की। ऊर्जा दीवार एक चीज थी, लेकिन एवरग्रोव वाइवन स्पायर को काटना बेहद अपमानजनक था। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे ये तोड़ न सके? तालियां पहाड़ों और समुद्रों की तरह गड़गड़ा रही थीं और लिन चेन मंच पर कूद पड़े, जोर से प्रशंसा करते हुए। तुमने भी बहुत अच्छा किया, लिन चेन ने छोटी लोमड़ी के सिर पर थपथपाते हुए कहा। दरअसल ये लड़ाई और भी आसानी से सुलझाई जा सकती थी। यद्यपि एवरग्रोव वाइवन का एवरग्रोव वाइवन स्पायर मजबूत था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह नया सीखा गया था और इसका अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया गया था और पेड़ पर्याप्त बड़े नहीं थे।
यदि लिटिल फॉक्स ने दानव अग्नि परमाणु बम का उपयोग किया तो जियाओबाई को अपने टियर 4 बर्बरिक ब्लडलाइन को सक्रिय करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो हो गया सो हो गया। लिटिल फॉक्स के दानव अग्नि परमाणु बम को बचाना एक बहुत बड़ा लाभ है। चिपचिपा पदार्थ। लिटिल फॉक्स को पता था कि उसने इस मैच में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। उसे आशा थी कि एक दिन वह ऐसे मंच पर अपने हृदय को झकझोर देने वाले अग्नि नियंत्रण का पूरा प्रदर्शन कर सकेगा जिससे दुनिया को एक छोटा सा झटका लगेगा। उत्सव के दौरान लिन चेन ने जियाओबाई के माथे से खून पोंछ दिया क्योंकि वह जानता था कि इस लड़ाई में केवल एक ही प्रकार का खून निकलता है। एवरग्रोव Y1 छिपी हुई रक्तरेखा 30.33%। जैसा कि एक दिव्य हॉल उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है, रक्तरेखा वास्तव में शक्तिशाली है। लिन चेन ने कुशलतापूर्वक इसे एकत्र किया और जियाओबाई और जियाओ हॉन के साथ जाइकार के बीच बेस कैंप में लौट आए। वापस लौटने पर जियो हेई दोनों आत्मिक प्राणियों से बात करने गया और बारी बारी से प्रत्येक से एक एक वाक्य कहा। ताओवादी झांग ने तब कहा, लिन चेन की जीत के साथ अब हमारे पास 5 जीते हैं, भले ही वे सभी अगली बार हार जाएं, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने फोंग यू और झांग सुकिंग की ओर मुड़कर कहा, जब आपकी बारी आए तो बस हार मान लेना। ठीक है। फेंग यू और झांग सुकिंग को भी निंग तियान की चोट के बारे में पता चला था और उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रतिद्वंद्वी हताश थे। ये बहुत अजीब है, उनके पास अभी भी हारने वालों की श्रेणी में एक राउंड है, तो वे इसे क्यों छोड़ रहे हैं? झांग सुकिंग ने हैरानी से कहा। ताओवादी झांग और अन्य लोग चुप रहे। वास्तव में उन्हें बहुत पहले से यह आभास हो गया था कि बेमिंग देश के अलावा इस प्रतियोगिता में अन्य टीमें कैंगलिंग प्राचीन देश को लक्ष्य बना रही थीं। इस बार प्राचीन शीजुन साम्राज्य की आत्मविनाशकारी रणनीति ने इसे साबित कर दिया। हालांकि प्राचीन साम्राज्य जिजुन मूल रूप से तीसरे स्थान के लिए लक्ष्य बना रहा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे बेमिंग देश या यूलान साम्राज्य को हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो किया वह उचित था। आखिरकार यदि आप हार जाते हैं तो आप अपने साथ प्रतिद्वंद्वी को भी नीचे खींच सकते हैं। ये पिछले 20 फाइटिंग सम्मेलनों में प्रमुख रणनीतियों में से एक रही है। इसके बाद जब फेंग यू और झांग सुकिंग मंच पर गए तो उन्होंने स्वेच्छा से हार मान ली, जिससे दर्शकों में हलचल मच गई। आज के मैच बिल्कुल शानदार थे। तीनों आयु वर्गों में प्रतियोगिताएं शीर्ष स्तर की रहीं। लेकिन हर कोई जानता था कि आज के बाद कोई भी लिन चेन की आत्मा जानवर पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज जियाओबाई के आरोप के कारण लोगों के दिलों में कई मानसिक बाधाएं टूट गईं। कौन कहता है कि निम्न स्तर के नश्वर जानवर बेकार हैं? आज सबसे प्रतिष्ठित मंच पर जियाओबाई ने साबित कर दिया कि निम्न स्तर के नश्वर जानवर ड्रैगन को भी मार सकते हैं। राष्ट्रीय उपदेशक का सौदा, गुप्त ड्रैगन परिवर्तन कौशल। लिन चेन ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। ताओवादी झांग के साथ जाने के बाद उसने जल्दी से पूछा, निंग तियान कहाँ है? इस समय क्लिनिक में हूं। ताओवादी झांग लिन चेन को क्लिनिक ले गया और अंततः डॉक्टर से पता चला कि निंग तियान स्पिरिट बीस्ट के भविष्य के लिए निंग तियान केवल प्रतियोगिता से जल्दी ही हट सकता है। लिन चेन ने निंग तियान को सांत्वना नहीं दी क्योंकि निंग तियान के चरित्र को देखते हुए उसे ऐसे सांत्वना की आवश्यकता नहीं थी। आंगन की ओर लौटते समय सभी का उत्साह कम था। एक फाइटर कम होने के कारण अगले मैचों में उनके पास केवल 8 अंक होंगे, जो अन्य टीमों से एक कम है। अब हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि कल के मैच में उनकी किसी टीम का कोई सदस्य घायल भी होगा, ताओवादी झांग ने आह भरते हुए कहा। लिन चेन ने भी सिर हिलाया। निंग तियान के आत्मिक जानवर के भाग लेने में असमर्थ होने के कारण ये तथ्य कि कैंगलिंग प्राचीन देश संख्या के मामले में बहुत नुकसान में है, अब एक पूर्व निष्कर्ष है। अगले दिन दूसरा मैच शुरू हुआ। कई दर्शकों ने इस मैच को सबसे रोमांचक माना, यहां तक कि उन्हें लगा कि यह फाइनल से पहले ही आ गया है। इसका कारण ये था कि बेमिंग देश को एकमात्र ऐसा राष्ट्र माना जाता था जो यूलान साम्राज्य को चुनौती देने में सक्षम था। इस बार बेमिंग कंट्री का प्रदर्शन यूलान एम्पायर के प्रदर्शन के बराबर था, जिससे कई लोगों का मानना था कि यह अब तक का सबसे आशाजनक टूर्नामेंट था। इस साल बेमिंग देश पिछले साल से भी ज्यादा मजबूत है। इस दर से प्राचीन राष्ट्रों का वास्तव में पतन होने वाला है। वास्तव में इस वर्ष भी पूर्वी सेकुरा देश की ताकत कमजोर नहीं है। कई लोगों ने भावुक होकर आह भरी। ब्लू स्टार के मामले में 3 प्राचीन देशों और 3 नए राष्ट्रों ने हाल के वर्षों में तेजी से थकान के संकेत दिखाए हैं। सुबह करीब 9 बजे मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और लिन चेन भी इसे देखने गए। यद्यपि कैंगलिंग प्राचीन देश में अब एक सदस्य कम हो गया था, फिर भी वहां अवसरों की कमी नहीं थी।
इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां संख्या में कम होने के बावजूद टीमों ने जीत हासिल की है। अखाड़े में सबसे पहले प्रवेश करने वाले तीसरे वर्ष के छात्र थे जिन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा। तीसरे वर्ष के छात्रों के स्पिरिट बीस्ट्स लेवल 43 पर थे, जिनके पास छठा कौशल था, जिससे उनके मैच अधिक रोमांचक हो गए और बदलाव की संभावनाएं बढ़ गईं। बेइमिंग देश ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, लेकिन यूनान साम्राज्य वास्तव में शक्तिशाली था। तीसरे वर्ष के छात्रों के साथ 3 राउंड में यूनान एम्पायर हर बार जीता। इसके बाद दूसरे वर्ष के छात्रों के साथ 3 राउंड हुए, जिनमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ रहा। फ्रेशमैन वर्ग में सबसे अधिक प्रत्याशित मुकाबला डिक और बाल्के के बीच का था। बाल्के के विधि विकास आत्मा पशु को लगातार उच्च लोकप्रियता प्राप्त हुई, क्योंकि दैनिक जीवन में विधि विकास आत्मा पशु को देखना अत्यंत दुर्लभ है। जहां तक डिक का सवाल है, उसे नए छात्रों का राजा कहा गया। अंतिम दौर में लिन चेन का प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, लेकिन जुए और बाहरी रेटिंग में वह अभी भी तीसरे स्थान पर रहे। स्तर में बढ़त गौण थी, केवल स्तर 1 का अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण कारक जियाओबाई की गुणवत्ता थी। फिलहाल जियाओबाई अभी भी एक उन्नत स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन था और तीसरे स्थान पर होना पहले से ही दर्शाता था कि कैसीनो और दर्शक दोनों ही उसे बहुत पसंद करते थे। शराबखाने में जब झांग जिन ने दरवाजा खोला तो उसने एक शुद्ध सफेद छोटे अजगर को हवा में उछलते हुए देखा, जिसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इस समय झोंग नान की उंगलियां एक अजीब सी मुहर बना रही थीं और कोई भी उसके पूरे शरीर को सफेद सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ देख सकता था। गुरुजी, आप? झांग जिन इतना चिंतित था कि उसे पसीना आ रहा था। झोंग नान क्यूई अवलोकन कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौशल एक विशेष दिव्य कला है जिसे केवल कैंगलिंग प्राचीन देश ही सीख सकता है, और इसका उपयोग स्पिरिट ड्रैगन के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। क्यूई अवलोकन कौशल व्यक्ति के जीवनकाल को बहुत कम कर देता है, और यद्यपि यह भविष्य देखने का दावा नहीं करता है, फिर भी यह राष्ट्रीय उपदेशक को निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है। झांग जिन ने पहले भी बार बार चेतावनी दी थी कि झोंग नान अब कमजोर हो गया है, उसे निश्चित रूप से ऐसी दिव्य कलाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूलतः जीवन वापसी की गोली लेने से पहले ही बहुत अधिक थकावट हो रही थी, और झांग जिन इस बात पर विचार कर रहे थे कि जीवन वापसी की गोली का प्रभाव समाप्त होने के बाद झोंग नान के स्वास्थ्य को कैसे बहाल किया जाए। अब जब झोंग नान ने क्यूई अवलोकन कौशल को सक्रिय कर दिया तो खपत और भी अधिक हो गई। हालांकि चूंकि यह पहले से ही सक्रिय था, इसलिए इसे रोका नहीं जा सका। कुछ मिनट बाद झोंग नान, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने उन्हें खोला, झांग जिन की ओर देखा और कहा, जीवन वापसी की गोली वास्तव में प्रभावी है। मैंने लंबे समय से इस स्तर के क्यूई अवलोकन कौशल का उपयोग नहीं किया है। गुरुजी, आपके लिए क्यूई अवलोकन कौशल का दोबारा उपयोग करने के लिए क्या महत्वपूर्ण था? झांग जिन ने स्वाभाविक रूप से झोंग नान को दोष देने की हिम्मत नहीं की। चूंकि जो हो चुका वह हो चुका, अतः इससे अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। झोंग नान ने आत्मा ड्रैगन को वापस जानवर वश में करने वाले स्थान में वापस ले जाने से पहले सांस छोड़ी, फिर कहा, लिन चेन। लिन चेन। झांग जिन हैरान था, उसने सोचा कि झोंग नान ने इसका इस्तेमाल बाय लिंक के लिए किया था। याद आने पर कल जब झोंग नान लिन चेन को देखने से वापस आया था तो वह खिड़की के पास कुछ सोच रहा था। क्या झोंग नान को लिन चेन के बारे में कुछ पता चल सकता है? जिन एर, झोंग नान की आवाज ने उसके विचारों को बाधित करते हुए कहा, मैं लिन चेन से मिलना चाहता हूं, लेकिन किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी इसकी व्यवस्था कर दूंगा। झांग जिन ने आश्चर्य से भरा चेहरा लिए हुए सिर झुकाया। उन्होंने लिन चेन की भी जांच की थी। उसका स्वभाव बायलिंग से पूरी तरह अलग था, जो राष्ट्रीय गुरु के पद के लिए अधिक उपयुक्त था। लेकिन लिन चेन स्पष्ट रूप से भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह संभवतः उस पद पर नहीं आ सकता था। फिर भी झोंग नान के निर्देशों को देखते हुए उसके पास अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फ्रेशमैन ब्रैकेट मैच उतना जबरदस्त नहीं था जितना सोचा गया था। ऊपरी 2 स्तरों पर मिली बुरी हार के बाद बेइमिंग कंट्री मुकाबले में रूढ़िवादी रणनीति अपनाने के लिए इच्छुक दिख रही थी। पहला मुकाबला बाल्के और डिक के बीच एक महामुकाबला था, फिर भी यह अफसोस की बात थी कि दोनों ने खुद को संयमित रखा। अंततः बाल्के ने हार मान ली और मैच समाप्त हो गया। पर्यवेक्षकों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि बेइमिंग कंट्री की टीम का मानना था कि यदि बाल्के अपनी पूरी ताकत से लड़े तो भी डिक के खिलाफ जीत सुनिश्चित नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सतर्क रणनीति अपनाई। ये दृष्टिकोण समझने योग्य था। पिछले 2 स्तरों के रिकॉर्ड पहले से ही खराब थे। जब तक ये विश्वास न हो कि नए खिलाड़ी तीनों राउंड जीत सकते हैं, तब तक लड़ाई व्यर्थ होगी।
राष्ट्रीय उपदेशक का सौदा, गुप्त ड्रैगन परिवर्तन कौशल भाग 2। हारने के बाद भी पुनरुत्थान का एक मौका है और वह है कैंगलिंग प्राचीन देश के खिलाफ मुकाबला। वर्तमान में कैंगलिंग प्राचीन देश ने घोषणा की है कि निंग तियान अनुपस्थित है, जिससे उनकी टीम में केवल 8 सदस्य बचे हैं। इससे बेइमिंग देश में काफी आत्मविश्वास भर गया है। इस प्रकार लिन चेन को इस मैच में उनके छिपे हुए कार्ड अधिक नहीं दिखे। वह निराश नहीं थे। टूर्नामेंट के इस चरण में हर मैच को आखिरी माना जा सकता था। आखिरकार कोई नहीं जानता कि वे अगले दौर में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। आंगन में लौटकर लिन चेन ने जियाओबाई और जियाओ हॉन की जांच की, जो दोनों परिश्रमपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। अचानक जियाओबाई ने अपनी आंखें खोली। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? लिन चेन ने आश्चर्य से पूछा। आमतौर पर जब जियाओबाई ध्यान की अवस्था में होता था और उसे लिन चेन के पास आने का आभास होता था तो वह अपनी आंखें नहीं खोलता था। थोड़ी देर की घबराहट के बाद लिन चेन ने सोचा कि शायद जियाओबाई को सफलता मिल गई है, लेकिन जियाओबाई की निगाहें खुश नहीं थीं, वे खतरे और आशंका से भरी थीं। ये खतरा आने से पहले का दृश्य था। लिन चेन तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन हैरान था, क्या बाहर कई दिव्य छाया रक्षक नहीं थे? विचार करते समय 2 कदमों की आवाज गूंजी और छोटी लोमड़ी भी जाग गई। 2 आत्मा जानवर जल्दी से लिन चेन की ओर दौड़े। दरवाजे के बाहर लोगों को घूर रहे थे। बहुत जल्दी घर की रोशनी में लिन चेन आगंतुकों के चेहरे स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक बूढ़ा आदमी और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी। लिन चेन ने तुरंत कहा, मैं आपकी देर रात की यात्रा का आनंद किसको दे सकता हूं? जब लिन चेन ने उनकी पोशाक पर बारीकी से नजर डाली तो उसके मुंह से चीख निकल गई। यद्यपि वे कभी नहीं मिले थे, झांग जिन के कपड़ों और पिछली घटनाओं के आधार पर लिन चेन ने पहले ही उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। उद्धरण चिन्ह ... राष्ट्रीय उपदेशक ... लिन चेन ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को अविश्वास से देखा। यद्यपि यह अटकलें थीं, लेकिन उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। झोंग नान ने लिन चेन का अभिवादन करने के बजाय पहले जियाओबाई की ओर देखा और कहा, यहाँ तक कि छिपे हुए ड्रैगन कौशल भी इससे बच नहीं सकते। आपके आत्मा जानवर की गंध की भावना वास्तव में तेज है। लिन चेन और शियाओबाई को नहीं पता था कि हिडन ड्रैगन स्किल क्या है, लेकिन अगर दूसरे ने ऐसा कहा तो इसका मतलब था कि यहाँ उनका प्रवेश सेलेस्टियल शैडो गार्ड्स द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ विचार विमर्श के बाद लिन चेन ने उत्तर दिया, तुम दोनों। बायलिंग मेरे साथ नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बायलिंग को ढूंढ रहा था? स्वाभाविक रूप से लिन चेन ने लियू गू का खुलासा नहीं किया, बल्कि कहा, मैंने बायलिंग से सुना है कि वह एक बड़े सज्जन से मिली थी। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति आप ही हैं। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? नहीं, लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप ऐसा कहते हैं, झोंग नान ने कहा, आप बस कहना नहीं चाहते। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए चुप्पी साध ली। मन ही मन उसके मन में झोंग नान के लिए पर्याप्त सम्मान था, फिर भी वह उसके साथ अत्यधिक संपर्क नहीं रखना चाहता था। प्राचीन काल से ही राजनीति खतरनाक रूप से विश्वासघाती रही है। एक लापरवाही भरा कदम कभी न सुलझने वाली उलझन पैदा कर सकता है। इस पूरी मुलाकात के दौरान झांग जिन तब तक चुप रहे जब तक झोंग नान ने कहा, एक मेहमान आया है, क्या आप मुझे एक कप चाय नहीं देंगे? ये शब्द सुनकर लिन चेन समझ गया कि आगंतुक उसके लिए आया था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए और कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, छात्र लिन चेन, राष्ट्रीय गुरु का अभिवादन। झोंग नान ने मुस्कुराते हुए झांग जिन को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, वह बायलिंग से अलग है, उसे मेरी पहचान का अनुमान लगाना चाहिए। झांग जिन केवल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सके। लिन चेन ने दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर चाय बनाना शुरू किया। अंदर ही अंदर लिन चेन कुछ तनाव में था, क्योंकि यह उसका पहली बार था जब वह इतने उच्च स्तरीय लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। चाय की हल्की चुस्की लेने के बाद झोंग नान ने आखिरकार कहा, मैं आपके साथ एक लेन देन का प्रस्ताव रखने आया था। लेन देन? लिन चेन और झांग जिन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इसके तुरंत बाद झोंग नान ने कहा, जिन कृपया बाहर मेरा इंतजार करो। हाँ गुरुजी। झांग जिन हैरान था, वह अपनी और बायलिंग की बातचीत सुन सकता था, तो लिन चेन की बातचीत क्यों नहीं सुन सकता था? बहरहाल झोंग नान के शब्द आदेश थे। झांग जिन उठे, लिन चेन पर एक नजर डाली और अंततः दरवाजा बंद करके चले गए। झांग जिन के चले जाने के बाद झोंग नान ने कहा, मैं आपकी देखभाल में कुछ छोड़ना चाहता हूं। मैं? हिरासत? लिन चेन हैरान था। उसी समय झोंग नान ने अपना हाथ हिलाया, जिससे हवा का झोंका आया।
लिन चेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर झांग जिन पूरी तरह से चकित था। लिन चेन के आंगन को झोंगनान ने ड्रैगन वेन की ऊर्जा का उपयोग करते हुए सील कर दिया था। अंदर जो कुछ भी होता है वह बाहरी दुनिया के लिए रहस्यमय बना रहता है। क्या मैं मना कर सकता हूँ? लिन चेन ने फिर पूछा। झोंगनान ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे आप मना नहीं कर सकते? लिन चेन असहाय होकर हंसा। वास्तव में, यदि वह राष्ट्रीय गुरु के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सके तो क्या इच्छा होने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा? कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक जो कुछ भी कहते थे उसे तुरंत लागू कर दिया जाता था। आपको अस्वीकृति में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ये देख ले कि लेन देन में क्या शामिल है। कृपया विस्तार से बताएं। लिन चेन ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब तक जो बातें हुई थीं उन्हें सुनना ही पड़ा। मैं तुम्हें आत्मा ड्रैगन के ड्रैगन परिवर्तन कौशल सौंपूंगा। ड्रैगन परिवर्तन कौशल। लिन चेन को लगा कि उसने गलत सुना है। ड्रैगन परिवर्तन कौशल एक निश्चित तकनीक है जिसमें केवल कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय गुरु ही निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। इसे कभी भी बाहरी रूप से साझा नहीं किया जाता है। वास्तविक कारण यह है, ड्रैगन रूपांतरण कौशल कैंगलिंग प्राचीन देश की ड्रैगन शिरा का उपयोग करके व्यक्ति की युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। कौशल के इस स्तर को अमर तकनीक माना जा सकता है। अफवाह यह है कि ड्रैगन परिवर्तन कौशल आध्यात्मिक ऊर्जा के युग का अवशेष है। आज भी यह उन कुछ कौशलों में से एक है जिन्हें बीस्टमास्टर व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकते हैं। क्या यही इनाम है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। नहीं, ये लेन देन है, झोंगनान ने कहा। ये वस्तु मैं आपकी हिरासत में छोड़ दूंगा। लिन चेन थोड़ा हैरान हुआ। ये ड्रैगन परिवर्तन कौशल वाकई अनमोल है। सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करने पर भी ये निस्संदेह जीवन रक्षक उपाय है। मेरा दिमाग थोड़ा अस्तव्यस्त है, मुझे सोचने दो, लिन चेन ने कहा। झोंगनान ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी। इस अप्रत्याशित लाभ का सामना करते हुए लिन चेन तुरंत सहमत नहीं हुए, लेकिन अंतर्निहित संकट पर विचार किया। लिन चेन का आचरण कल्पना से भी अधिक ठोस है। लगभग आधे मिनट तक सोचने के बाद लिन चेन को आखिरकार उसका इरादा समझ आ गया। उसने झोंगनान की ओर देखा और कहा, तुम चाहती हो कि मैं बायलिंग की रक्षा करूं? झोंगनान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बोलते हुए सिर हिलाया। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की योजना बना रहा हूं कि मैं बायलिंग को शिष्य के रूप में लूंगा और उसे अगले राष्ट्रीय उपदेशक की सूची में शामिल करूंगा। इससे पहले लिन चेन को कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी लियुगु से ये सुनना और झोंगनान से सुनना स्पष्ट रूप से अलग अलग मामले थे। लिन चेन ने गहरी सांस ली, अपने अंदर के सदमे को शांत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको बायलिंग से परामर्श करना चाहिए। मुझे उससे पूछना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह राष्ट्रीय प्रशिक्षक बनने के लिए उपयुक्त है। उपयुक्तता समय आने पर पता चल जाएगी। झोंगनान हंसा। इसके अलावा मैंने यह नहीं कहा कि बायलिंग को सहमत होना ही होगा। वह मना कर सकती है और वह मना करने के लिए स्वतंत्र है। ये सुनकर लिन चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। बायलिंग को इतने लंबे समय से जानने के बाद लिन चेन वास्तव में उसे सेलेस्टियल कैपिटल के भेड़िया मांद में जाते हुए और उसकी मृत्यु को देखते हुए सहन नहीं कर सका। उन्होंने पूछा, क्या आपको डर है कि जब आप इसकी घोषणा करेंगे तो बायलिंग खतरे में पड़ जाएगा? आप ऐसा सोच सकते हैं। झोंगनान ने कहा, बेशक, आप चुन सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण कब आएंगे, बचाना है या नहीं। यदि आप अंततः कुछ नहीं करते हैं तो हमारा लेन देन शून्य हो जाएगा, लेकिन ड्रैगन परिवर्तन कौशल अभी भी आपको 3 बार बचा सकता है। लिन चेन ने विचार किया। ऐसा लग रहा था कि इस लेन देन से उसे लाभ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? झोंगनान ने लिन चेन की ओर देखा। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में मेरा दिल दृढ़ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास मना करने का कोई आधार नहीं है। हाँ, झोंगनान हंसे, फिर पूछा, आप किस तरह का इनाम चाहेंगे? कुछ भी, बिल्कुल नहीं, झोंगनान ने उत्तर दिया। पुरस्कार कार्य की कठिनाई पर निर्भर करते हैं। आपका वर्तमान कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं। लिन चेन की आंखें चमक उठीं। वह राष्ट्रीय उपदेशक से कुछ अनुरोध करने का यह अवसर बर्बाद नहीं कर सकते थे। उसने अपनी इच्छाओं पर गहराई से विचार किया। विकास सामग्री, एक अमर जानवर, पालतू अंडा, अनंत धन, ... गहन चिंतन के बाद लिन चेन आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने झोंगनान की ओर देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही तो थे जिन्होंने बायलिंग और मुझे फीनिक्स एसेंस ब्लड की आधी बूंद दी थी, है ना?
झोंग नान ने सिर हिलाकर यह स्वीकार किया और पूछा, क्या आप फीनिक्स सार रख चाहते हैं? हाँ, कितना? लिन चेन ने सोचा। छोटी लोमड़ी के विकास के लिए इसकी जरूरत थी और ली जेन की 20 बूंदें कैसी रहेंगी? बहुत ज्यादा। झोंग नान ने कहा, क्या आप जानते हैं कि फीनिक्स एसेंस ब्लड की 20 बूंदें कितनी होती हैं? लिन चेन ने सांस छोड़ते हुए अपने लालच का एहसास किया। अप्रत्याशित रूप से झोंग नान ने फिर कहा, 20 बूंदों का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन 11 बूंदों का प्रबंध किया जा सकता है। ये सुनकर लिन चेन ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उनकी अंतिम पंक्ति वास्तव में 11 बूंदें थी। ली जेन की बाह की रिकवरी के लिए 1 ड्रॉप और लिटिल फॉक्स के अगले विकास के लिए 1 ड्रॉप। उसने डरते हुए झोंग नान की ओर देखा। कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक ने उसकी असलियत जान ली थी। नियु का 5वां कौशल कैसा है? जबकि लिन चेन अभी भी स्तब्ध था, झोंग नान ने पूछना जारी रखा। लिन चेन ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आपने पहले ही सब कुछ गणना कर लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मना नहीं कर सकता। इस समय लिन चेन समझ गया था कि झोंग नान सब कुछ पहले से ही अनुमान लगाकर यहां आया था, इसलिए वह किसी भी तरह से मना नहीं कर सका। मुझे इनाम कब मिलेगा? लिन चेन ने पूछा। चिंता मत करो, जब सही समय आएगा झूठोंग तुम्हें सूचित करेगा। जैसे ही झोंग नान ने कहा, उसने अपने हाथ हिलाए और एक सफेद ड्रैगन आकाश में उड़ गया और उन दोनों के बीच प्रकट हुआ। लिन चेन ने आत्मा ड्रैगन को घूरा। अविश्वसनीय यूनिकॉर्न को छोड़कर यह पहली बार था जब उसने किसी अमर जानवर को देखा था। यह पहली बार था जब उन्होंने ड्रैगन रेस देखी। झोंग नान ने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई और फिर आत्मा ड्रैगन वास्तव में उससे चिपक गया। मानव पशु एकता। जैसे ही आत्मा ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गया, झोंग नान के शरीर से अचानक एक चमकदार चमक निकली और लिन चेन को उसमें ड्रैगन की महिमा का हल्का सा एहसास हुआ। फिर झोंग नान ने धीरे से एक उंगली उठाए और उसे लिन चेन के माथे पर रख दिया और कुछ सेकंड बाद लिन चेन ने अपने दिल में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस की। एक पल में झोंग नान ने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन उसका रंग पूरी तरह बदल गया और वह जोर से खांसने भी लगा। लिन चेन जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने झोंग नान के क्षीण शरीर को छुआ तो वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। ये राष्ट्रीय उपदेशक उनकी कल्पना से कहीं अधिक कमजोर था। लिन चेन ये भी अनुमान लगा सकता था कि झोंग नान के ड्रैगन परिवर्तन कौशल के उपयोग ने निश्चित रूप से उसके शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। क्या आप ठीक हो? यह एक पुरानी बीमारी है, थोड़ा आराम करने से यह ठीक हो जाएगी। झोंग नान तुरंत ध्यान के लिए बैठ गया और उसे अपना रंग ठीक करने में 5 मिनट लग गए। फिर वह उठा और बोला, लेन देन पूरा हो गया है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। राष्ट्रीय गुरु, आपने मुझे यह नहीं बताया कि इस ड्रैगन परिवर्तन कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है? लिन चेन ने उत्सुकता से पूछा। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में बहुत सी चीजें समय पर निर्भर करती हैं। झोंग नान ने बस हंसते हुए लिन चेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, जब तुम सचमुच इसका इस्तेमाल करना चाहोगे तो स्पिरिट ड्रैगन की सच्ची आत्मा तुम्हें बताएगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके साथ ही झोंग नान वहां से चला गया और पीछे लिन चेन को हैरान छोड़ गया। दरवाजे के बाहर झांग जिन आया, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि झोंग नान ने अंदर क्या किया है, बल्कि उनके जाते ही उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और बोला, गुरुजी, क्या आपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल किया? झोंग नान ने पूछा, क्या आप इसे डुबी पवेलियन को रिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं? नियमों के अनुसार ड्रैगन परिवर्तन कौशल बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता, भले ही अस्थायी रूप से प्रदान किया गया हो। एक बार पता चलने पर डुबे पवेलियन को राष्ट्रीय उपदेशक के पद को छीनने का अधिकार मिल जाता है। गुरुजी, आप जानते हैं कि मेरा यह इरादा नहीं है। झांग जिन ने गहरी सांस ली और लिन चेन के निवास की ओर देखा। अब झोंग नान की हालत अपरिवर्तनीय होने के कारण डुबे पवेलियन द्वारा राष्ट्रीय उपदेशक की उपाधि छीन लिए जाने का भी उसके लिए कोई खास मतलब नहीं होगा। लेकिन झांग जिन को इस बात की जिज्ञासा थी कि झोंग नान लिन चेन पर ड्रैगन परिवर्तन कौशल का उपयोग क्यों करेगा। यदि इसका प्रयोग किया जाना था तो ये बाय लिंक पर होना चाहिए था। ... झोंग नान के आगमन से लिन चेन रात भर करवटें बदलता रहा। झोंग नान की शारीरिक स्थिति को देखते हुए यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। झोंग नान भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकता है या नहीं, ये लिन चेन के लिए स्पष्ट नहीं था। लेकिन झोंग नान को शायद पता था कि वह दोबारा जीवन नहीं जी पाएगा। यदि बाय लिंग वास्तव में झोंग नान की शिष्या बन गई
तो भविष्य में समस्याएं अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न होंगी। बाय लिंग की व्यक्तिगत सुरक्षा को एक तरफ रखते हुए लिन चेन की मुख्य चिंता कैंगलिंग प्राचीन देश थी। गु वेई के बाद से जब भी किसी राष्ट्रीय उपदेशक का निधन होता था या वह पद छोड़ता था तो राष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैल जाती थी। राष्ट्रीय उपदेशक बनना केवल उच्च पद प्राप्त करने के बारे में नहीं था, क्यूई अवलोकन कौशल और ड्रैगन परिवर्तन कौशल जैसे कौशल वे थे जिनकी लोग वास्तव में इच्छा रखते थे। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब कोई राष्ट्रीय उपदेशक ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर लेता है तो उसकी शक्ति भयानक हो जाती है। कोई बात नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अंततः लिन चेन ने अपने बेकार विचारों को त्याग दिया और जियाओबाई और अन्य लोगों को गले लगाकर गहरी नींद सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसे कल की घटनाएं याद आई। लिन चेन को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। हालांकि अगर वह वास्तव में फीनिक्स सार रक्त की 11 बूंदें प्राप्त कर सकता है तो लिन चेन वास्तव में लुभाएगा। ली जेन का कटा हुआ हाथ हमेशा उसके दिमाग में रहता था, चाहे फीनिक्स एसेंस ब्लड कितना भी महंगा क्यों न हो। लिन चेन के विचार में इसकी तुलना ली जेन की पिछली मदद से नहीं की जा सकती थी। किसी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ये लिन चेन का सिद्धांत है। जब लिन चेन गहरी सोच में डूबा हुआ था उसके बगल में बैठी जियाओबाई ने मुंह की आवाज निकाली और लिन चेन अचानक अपनी आवाज से बाहर आ गया। जियाओबाई को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। तुम टूट गए। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि जियाओबाई वास्तव में स्तर 32 तक पहुंच गई थी। जैसे ही लिन चेन ने जियाओबाई को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लिटिल फॉक्स ने भी एक हल्की चीख मारी। लिन चेन ने मुड़कर देखा तो पाया कि लिटिल फॉक्स भी आगे बढ़ चुका था और लेवल 26 पर पहुंच गया था। लिन चेन बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। इस बार दोहरी सफलता मिली। वो बिग व्हाइट बेयर ने भी चीख मारी और लिन चेन तीसरी बार मुड़ा, ये सोचकर कि बिग व्हाइट बेयर भी नहीं टूट सकता था, है ना। अप्रत्याशित रूप से बड़े सफेद भालू ने उस पर अपना पंजा तान दिया और तब लिन चेन को एहसास हुआ कि 2 आत्मा जानवरों की सफलता के कारण वह भी अचानक स्तर 17 तक पहुंच गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बिग व्हाइट बेयर इतना खुश था। इस मामले में सिर्फ 3 और स्तर और बिग व्हाइट बेयर उसके साथ एक अनुबंध बना सकता है। इस बार वास्तव में तेरी सफलता मिली। लिटिल फॉक्स के बारे में देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ स्तर में वृद्धि और बीस्ट पावर ही है। लेकिन जियाओबाई का मामला काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता में भले ही जियाओबाई टियर 4 बारबेरिक ब्लडलाइन में महारत हासिल कर ले, लिन चेन अभी भी असहज महसूस कर रहा था। लेकिन अगर जियाओबाई ने 5वें कौशल में महारत हासिल कर ली तो लिन चेन बहुत अधिक आश्वस्त महसूस करेगा। जियाओबाई की क्षमता के साथ गुणवत्ता का अंतर कोई समस्या नहीं है, न ही स्तर का अंतर है। लेकिन कौशल की संख्या वास्तव में एक मुद्दा है। वर्तमान में जियाओबाई के कौशल बहुत विलक्षण है, इसलिए लिन चेन को भी उम्मीद है कि जियाओबाई के पास एक और सक्रिय कौशल हो सकता है। जियाओबाई की आंखों में देखने पर यह स्पष्ट है कि वह लिन चेन से कह रही है, आओ इसे छुओ। इसने अपना 5वां कौशल जागृत कर लिया है। लिन चेन ने गहरी सांस ली, बलपूर्वक अपने हाथों को पीछे खींच लिया, जबकि लिटिल फॉक्स सहयोग करते हुए न्यू की नोटबुक ले आया। तभी लिन चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और जियाओबाई ने अपना सिर झुका लिया। लिन चेन अंदर से तनाव में था और जियाओबाई भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। जब बर्बरीक रक्तरेखा जागृत हुई थी तो इसे लगभग एक बेकार कौशल माना जाता था और जियाओबाई को इसके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ते हुए शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के साथ जियाओबाई ने कौशल के महत्व को भी समझा। यहां तक कि किसी कौशल में पिछड़ जाने से भी उसकी ताकत पर गंभीर असर पड़ सकता है। एक हाथ से बैल के सिर को सहलाते हुए जियाओबाई की जानकारी धीरे धीरे सामने आई। कोई आत्मा जानवर, स्तर 32। कौशल 1 आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2 आत्मा को शांत करने वाला खुर दिव्य ज्ञान। कौशल 3 बर्बर रक्तरेखा पूर्णता। कौशल 4 अनंत धिक्कार दानव सींग महारत। इसके नीचे वास्तव में पाठ की एक और पंक्ति थी। लिन चेन इतना घबरा गया था कि उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं, ये सोचकर कि यह कौशल सिर्फ एक और बफ नहीं होगा, है ना। जैसे ही उसकी नजर हटी, लिन चेन को अंततः शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दिए और हैरान जिज्ञासा के साथ उसने धीरे से उसका नाम पढ़ा। राक्षस